Guys, here I am with part 10, lecture number 10 of our General Organic Chemistry complete series for JEE Advanced. And I also recommend you to follow our real JEE Advanced question series. We have uploaded up to 47 lectures over there. तो काफी बेनिफिट होगा, बहुत प्रॉपर क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और सुपर्ब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। काफी डाउटफुल रहता है ये टॉपिक। इसके बेसिक्स को हमने थोड़ा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो आप वो देख के आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो उसके कॉम्प्लिकेटेड केस हैं वो आज हम लेंगे। ठीक है, हम इसके आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, और ये टॉपिक है ऐसा जो थोड़ा सा परेशान करता है। नॉर्मल केसेस तो बन जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करेंगे कि दूर करें आपका प्रॉब्लम आज। चलो, तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या समझना है आपको कि जो हक्कल का जो रूल हमने पढ़ा है ना, हक्कल का जो रूल हमने पढ़ा है, वो रूल क्या है? यही कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, जिसको हमने ऑड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करके भी देखा था। ऑड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करके देखा था। लेकिन आपको मैं एक बहुत सही बात ये बताता हूँ कि ये जो हक्कल का रूल है ये एप्लीकेबल है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, ये जो हक्कल ने रूल बनाया था ये एक्चुअल में बना हुआ है किसके लिए? मोनोसाइक्लिक। हो सकता है कभी कभी पॉलीसाइक्लिक में लग जाए, हो सकता है कभी कभी पॉलीसाइक्लिक, जैसे कि मैंने आपको बोला ये लो एंथ्रासीन, मैंने आपको बोला एंथ्रासीन, और आपने इसको 3 2 5 2 7, तो 7 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या बोल दिया इसको कि हाँ ये क्या है? एरोमेटिक। हमने ऐसा कह दिया, लग गया ठीक है। लेकिन हक्कल ने जो स्पेशली ये रूल बनाया था वो मोनोसाइक्लिक के लिए बनाया था। तो इसके लिए ये रूल कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, क्योंकि वो रूल उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स के लिए, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या रूल है एक्चुअल में? तो मैं आपको बताऊं कि कोई प्रॉपर रूल या कोई प्रिसाइज डेफिनेशन एरोमेटिसिटी की नहीं दी जा सकती। ठीक है, प्रिसाइज डेफिनेशन हम ऐसे थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं दे सकते। तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन तो है, मतलब डेफिनेशन बोलने का मतलब है कोई रूल जिससे हम एरोमेटिसिटी प्रेडिक्ट कर सके, एरोमेटिसिटी प्रेडिक्ट कर सके। कोई प्रॉपर रूल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें, इस हक्कल रूल में एक छोटी सी चीज ऐड कर देते हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वो थी लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड बाउंड्री, पेरिफेरी वाली बात। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये रूल बहुत हद तक प्रॉपर हो जाता है, यूजेबल हो जाता है, और इसके मदद से आप बड़े कंपाउंड्स के भी एरोमेटिसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप बड़े कंपाउंड के भी एरोमेटिसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने समझाया हुआ है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉन्जुगेटेड बाउंड्री आपको देखना है, वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए, बाउंड्री तो है। इस तरह से आपको देखना है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जो आपके डाउट्स थोड़े और क्लियर करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आज लेके चलेंगे, तो लेट अस टेक द फर्स्ट वन। देखो, ये पहला एग्जांपल केसेस करके पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट करता हूं। ये सभी केसेस को आप अपनी कॉपी में लिखें प्रॉपरली। ऐसा भी रहता है कभी कभी बच्चों के मन में कि एक रिंग एरोमेटिक है तो सर दूसरी रिंग भी क्या होगी? एरोमेटिक होगी, ऐसा लगता है। ये हुआ। और ये 3 केसेस लेते हैं, ये 3 केसेस ही आपको काफी हद तक एक क्लैरिटी देंगे।
सबसे पहले फर्स्ट केस को देखो। अब आप इसमें लार्जेस्ट और कॉन्जुगेटेड सिस्टम बाउंड्री वाली सिलेक्ट करेंगे, तो कौन सी वो सिस्टम है? देखो यही तो है, ये बाउंड्री को देखो आप, ये बाउंड्री को देखो, दिस बाउंड्री इज लार्जेस्ट एज वेल एज कॉन्जुगेटेड। अब इसमें आप ये देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इवन पेयर्स है, दिख रहे हैं? इसमें इवन पेयर्स है, तो इवन पेयर्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। देख के लग रहा था एरोमेटिक होगा कि एक रिंग एरोमेटिक है, बट आप इस रूल को थोड़ा फॉलो करो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दे सकता मैं, ठीक है? इसके पीछे मैं कोई लॉजिक नहीं दे सकता कि क्यों ऐसा रूल बना है। एक जुगाड़ है जिससे हम आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक। अच्छा, यहां पे देखो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी, तो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड कहां पे सिस्टम मिल रहा है? ये सिस्टम को देखो, ये सिस्टम, यही है लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम बाउंड्री के साथ। इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आप इधर जाओगे तो ये तो sp3 आ गया, तो नॉन कॉन्जुगेटेड आ गया, ये भी sp3 आ गया, नॉन कॉन्जुगेटेड आ गया। तो ये वाला पोर्शन जो है वो नॉन प्लेनर है, ठीक है, मान रहे हैं ये नॉन प्लेनर है, थोड़ा सा हाइड्रोजन ऊपर नीचे है। बट सिंस ये वाली जो पेरिफेरी है, जो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी है, वो एरोमेटिक है, तो इसमें देखो ऑड पेयर्स है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ये भी कंपाउंड क्या अपना एरोमेटिक है, ये भी कंपाउंड अपना एरोमेटिक है। ओके, अब देखो इसमें इस कंपाउंड पे अगर नॉर्मली गिने तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब देखो क्या हो रहा है कि हम लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी क्यों ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि हक्कल ने डिफाइन किया था एक मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए, तो हम ऐसी पेरिफेरी लेके उस बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम एक मोनोसाइक्लिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये आइडिया है इसके पीछे, ठीक है? उसको भी हम मोनोसाइक्लिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये आइडिया है। तो यहां पे देखो कौन सी बाउंड्री लूं मैं? ये लेता हूं मैं, देखो दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अच्छा, किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर चीज एरोमेटिक आ रही है तो उसको एरोमेटिक मान लेना, ठीक है? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं बेटर वे में इसको एरोमेटिक कह सकता हूं। देखो ये बाउंड्री को देखो, तो ये वाला जो है सिस्टम, ये काउंट में ही नहीं आएगा। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, अच्छे से प्रॉपरली समझो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने पास यहां भी ऑड पेयर्स आ रहे हैं, और ऑड पेयर्स आने की वजह से ये भी सिस्टम क्या कहलाएगा? ये भी सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये 2 4 केसेस हुए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो फिनैंथ्रीन लेते हैं, फिनैंथ्रीन ड्रॉ करते हैं। आप इतने केसेस ही पढ़ लो जितने आपको लिखा जा रहा है, इतने को ही बहुत अच्छे से समझ लो, तो आपको एक ठीक ठाक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? आपको एक ठीक ठाक आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने फिनैंथ्रीन का ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें मैं एक लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी लूंगा, तो देखो मैं ये पेरिफेरी ले रहा हूँ, दिस इज द पेरिफेरी आई एम चूजिंग। ऐसे मैंने इस पेरिफेरी को लिया, और इस पेरिफेरी को लेने के बाद मैंने पाए 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर से यहाँ पे ऑड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई विल कॉल कि ये भी क्या है? एरोमेटिक। अगला एक एग्जांपल और, नेक्स्ट एग्जांपल इज ये लिया मैंने, ये तो पता है आपको मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, यहाँ तो प्रॉपर हकल रूल लग जाएगा, और ये पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड है, मतलब और क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी आपके पास एंटी एरोमेटिक होगा ये, क्योंकि अपने पास इवन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन पेयर्स हो गए तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन बात ये है कि रूम टेम्परेचर में क्या करता है, जब इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ये डाइमराइज हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे रख के डाइमराइज हो जाता है खुद के साथ, कुछ इस तरह से डाइमराइज होके क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ क्या? बिल्कुल। देखो एंटी एरोमेटिक स्पीशीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है कि सबसे बुरी स्पीशीज होती है। क्यों सबसे बुरी स्पीशीज होती है? उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के समझना होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं, तो हमको उसको नहीं देखने का।
ठीक है, बट आप ये समझो कि उसकी रेजोनेंस एनर्जी जीरो होती है, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता। पता है आपको, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर की जाए ना, इस कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ मेजर की जाए, तो इसका बॉन्ड लेंथ अगर x है, इसका बॉन्ड लेंथ अगर y है, तो x और y इक्वल नहीं आएंगे, x और y इक्वल नहीं आएंगे। ऑल्दो आपको लग रहा होगा ये ऐसे करके रेजोनेंस कर लेगा तो बॉन्ड लेंथ सेम आ जाएगा, बट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग जीरो है। रेजोनेंस हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। क्यों मुश्किल हो जाएगा, ये आपको एमओटी डायग्राम से समझ में आता है, जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रूल को ध्यान रखो। अब यहाँ पे इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम, तो ये सिस्टम क्या कहोगे, देखो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी कहीं है ही नहीं, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी कहीं है ही नहीं। देखो ये सब नॉन कॉन्जुगेटेड हो जा रहे हैं, देखो sp3 कार्बन इतने सारे आ जा रहे हैं, तो वी विल कॉल कि ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्यों बन गया, क्योंकि बेटर होता है नॉन एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से बेटर होता है। मैंने बताया था आपको, ओके ओके कंपाउंड है ये, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे नॉन एरोमेटिक बन जाता है। नाउ वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, एन्यूलिन्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो अगला लिखेंगे एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स क्या है, आपके साइक्लिक एल्कीन्स है, साइक्लिक एल्कीन्स है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स वाले साइक्लिक एल्कीन्स है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स वाले, मतलब विथ n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऐसा लिखो, विथ n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब बेंजीन भी एक एन्यूलिन है, हाँ बोल सकते हो, बेंजीन भी एक एन्यूलिन है। क्या ये भी एक एन्यूलिन है ये, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। दिस इज एन्यूलिन C4, C4 वाला एन्यूलिन है, एन्यूलिन 4 भी लिखते हैं इसको कभी कभी, एन्यूलिन 4। तो एन्यूलिन क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होंगे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होगा और उसमें n नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो एन्यूलिन n ऐसा करके इसको लिखते हैं। तो छोटे एन्यूलिन्स की बात तो हमने कर ली, थोड़ा सा बड़े एन्यूलिन्स की बात करते हैं और बात करते हैं एन्यूलिन 8 की। एन्यूलिन 8 इसकी बात, एन्यूलिन 8 कैसे होगा, अब एक चीज बहुत अच्छे से समझना, ये जो कंपाउंड है, हर केस को डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कंपाउंड है, ये अगर हम इसको कहें, अगर हम इसको कहें कि हकल रूल के हिसाब से क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि हकल रूल के हिसाब से ये आपको एंटी एरोमेटिक जैसा दिख रहा होगा, एंटी जैसा आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एंटी जैसा ये दिख रहा होगा। बट क्या होता है देखो कि जब रिंग्स बड़ी हो तो उनके पास ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो अपने प्लेन को चेंज कर सकते हैं। रिंग बड़ी है तो स्ट्रेन रिलीज करने के लिए वो प्लेन को चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज द प्लेन ऑल्सो। और सिंस यहाँ तो सभी बॉन्ड सिस में है, बड़ी रिंग्स में सिस में बॉन्ड्स होना भी अच्छा नहीं होता, ये भी बात आपको पता होगी। अगर रिंग्स बड़ी हैं तो बॉन्ड्स अगर सिस वाले हैं उतने स्टेबल नहीं होते एज कंपेयर टू ट्रांस वाले बॉन्ड्स। खैर यहाँ इसके पास एंटी एरोमेटिक रहने का ऑप्शन है। अगर ये प्लेनर हुआ, अगर ये प्लेनर हुआ तो इसको हम एंटी एरोमेटिक घोषित कर देंगे। लेकिन सिंस ये बड़ा है, ये आउट ऑफ प्लेन जा सकता है, ये नॉन प्लेनर बन सकता है, ये क्वेश्चन इसके पास है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, एंटी एरोमेटिक बनना या फिर नॉन एरोमेटिक बनना, ऐसे ही सोचना है। तो ये क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा कि मैं नॉन एरोमेटिक बन जाऊं, और नॉन एरोमेटिक बनने के लिए ये अपनी प्लेन को कर लेगा चेंज। अगर एरोमेटिक बन रहा होता, रिपल्शंस बहुत अगर मतलब एग्जिस्ट कर सकता है प्लेनर और कहीं से चांसेस है एरोमेटिक बनने की, तो वो प्लेनर ही रहेगा। इसकी भी बात करेंगे आगे। चलो नॉन एरोमेटिक है ये कैसे, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, इसका आपको मैं एक्चुअल ऐसा शेप दिखाऊं, ये ना कुछ ऐसा हो जाता है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल।
टब टाइप शेप हो जाता है, टब शेप। और ये आप इसको ऐसे सोचो कि आप इसको ऐसे टब को ऐसे दबाओगे ना, इधर से दबाओगे, प्लेनर हो जा, ऐसे सोचो, ऐसे दबाओगे फिर से ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा, लाइक दिस। तो दिस इज टब शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड ये एंटी एरोमेटिक से बेटर ये प्रेफर करता है कि मैं क्या हो जाऊं, मैं नॉन एरोमेटिक हो जाऊं। तो ये नॉन एरोमेटिक होना ज्यादा प्रेफर करता है। इसी में एक दो बातें और करते हैं। मान लो मैंने इसी स्पीशीज में इसी एन्युलिन 8 में मैंने चार्ज दे दिया। कौन सा चार्ज? माइनस माइनस। इसी का मैंने डाई एनायन बना दिया। तो डाई एनायन क्या करेगा? आप देखो हकल रूल के हिसाब से देखो, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी जो कि मोनोसाइक्लिक है तो लग ही जाएगा हकल रूल। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी अपने पास? 5 पेयर हो गए। 5 पेयर मतलब ऑड पेयर। तो अब क्या है, मैंने ये नहीं बोला था कि हमेशा प्लेन के बाहर चला जाए। उसके पास एक क्वेश्चन है कि अगर उससे प्लेन में रहने में मजा नहीं आ रहा है तो वो आउट ऑफ द प्लेन जा सकता है। कैसे सोचना है मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह से सोचो, तभी आप सही कंक्लूजन्स पे पहुंच पाओगे। तो आपके पास 5 पेयर है, तो वो अगर प्लेनर है तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एरोमेटिक हो रहा है प्लेनर रह के। वो प्लेनर रह के एरोमेटिक रह रहा है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगा और प्लेनर ही रहेगा और अच्छी रेजोनेंस करेगा, ताकि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज हो। स्टेबिलिटी के लिए देखो सब कुछ हो रहा है, इस एंगल से आपको सोचना है। तो बिल्कुल दिस इज एरोमेटिक काइंड ऑफ स्पीशीज। अगली एक और स्पीशीज लेते हैं, चलो एक और स्पीशीज लेते हैं। इसी में अगर मैं इसी का डाई कैटायन बना दूं, इसी का मैं डाई कैटायन बना, लुक एट दिस एंड दिस अगेन। अब ये लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी जो है वो तो यही है, कॉन्जुगेटेड भी है और ऑड पेयर्स है आपके पास। देखो ऑड पेयर्स है, ठीक है। ऑड पेयर्स होने की वजह से, ऑड पेयर्स होने की वजह से ये कैसा प्रेफर करेगा? ये प्रेफर करेगा कि मैं प्लेनर ही रहूं और मैं एरोमेटिक ही रहूं, प्लेनर ही रहूं और एरोमेटिक ही रहूं, लाइक दिस। कुछ और एन्युलिन्स लेते हैं। सबसे मजेदार है एन्युलिन 10। एन्युलिन 10, एन्युलिन 10 कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है ऑल सिस, एक हो सकता है ऑल सिस, और एक हो सकता है सिस ट्रांस दोनों, ठीक है। एक हो सकता है ऑल सिस, एक हो सकता है सिस ट्रांस दोनों। ऑल सिस कैसे बनेगा? देखो थोड़ा सा बना के ऐसा, फिर समझ पा रहे हो कि 10 कार्बन को बनाना है ऑल सिस पे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ बना लो, 10 कार्बन। और ये ऑल सिस, ठीक है। तो देख के क्या लग रहा है कि हाँ ये तो प्लेनर ही रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? क्योंकि इसके पास ऑड पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बट जी नहीं, जब रिंग 10 की हो जाती है, 10 की रिंग हो जाती है, तो इसमें सिस फॉर्म स्टेबल नहीं रह पाएगा। ऑल्दो ये एरोमेटिक हो रहा है, सब फैक्ट्स हैं यार, ऑल्दो ये एरोमेटिक हो रहा है, अगर आप सोचें तो ये हकल रूल के हिसाब से एरोमेटिक हो रहा है, बट रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहेगी। अगर 10 मेंबर का रिंग है तो ऑल सिस वाला जो फॉर्म होगा ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। दिस फॉर्म इज नॉट स्टेबल, ये स्टे ही नहीं कर पाएगा ऐसे, कांट स्टे लाइक दिस, इट कैन नॉट स्टे लाइक दिस। ये ऐसे स्टे नहीं कर पाता है ड्यू टू स्ट्रेन। ये बात आपने नॉर्मल जीओसी में शुरू में पढ़ते हैं, जब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ते हैं, कि नॉर्मली साइक्लिक कंपाउंड्स में, एल्कीन्स में जब छोटे छोटे रिंग्स होते हैं तो सिस वाले वर्जन में वो लोग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिंग बड़ा होता जाता है तो ट्रांस वाला फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करता है। तो ये कांट स्टे लाइक दिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एन्युलिन 10 काफी इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको अच्छे से समझिए। तो अगर ऑल सिस है तो ऐसा, और सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस कैसे बनेगा? ऐसे, सिस ट्रांस वाले केस को देखिए।
हर इंपॉर्टेंट केस बढ़िया से डिस्कस कर ले रहे हैं। लुक एट दिस, कुछ ऐसा, ये सिस ट्रांस वाला, इसमें क्या है कि आपको लग रहा होगा ठीक है ये तो स्टेबल है, दिस इज बेटर, दिस इज बेटर देन ऑल सिस, दिस इज बेटर देन ऑल सिस से ये बेटर है। बट अगर मैं यहां पे पूछूं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, देखो ये भी ऐसा और ये ऐसा। तो अगर ना ये इस फॉर्म में रहता है, सिस ट्रांस के फॉर्म में रहता है, तो ये वाले हाइड्रोजन्स जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप टाइप्स कर जाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप टाइप कर जाएंगे, और ये ओवरलैपिंग सेम प्लेन पे थोड़ी हो सकती है, सेम प्लेन पे थोड़ी हो सकती है, एक ही जगह पे दो हाइड्रोजन थोड़ी ना रह सकते, ऑल तो छोटे हैं लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेन तो नहीं बोल सकते, एक स्टेरिक रीजंस की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन एक पॉइंट पे नहीं रह सकते, दोनों वही जगह लेना चाहेंगे टू डायमेंशनल प्लेन पे। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा, समवॉट समवॉट ये भी चला जाएगा नॉन प्लेनर, समवॉट ये भी चला जाएगा नॉन प्लेनर। तो ये कैसा होगा, दिस विल नॉट एरोमेटिक, दिस विल बी अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज होगा, ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझें, ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजों को आप नोट करते चलिए। हाँ, एन्यूलिन 10 वेरी स्पेशल, ठीक है, अच्छे से इसको समझें। ये तो स्टे ही नहीं करेगा, ये किस फॉर्म में स्टे करता है, सिस ट्रांस, और सिस ट्रांस में भी वो हाइड्रोजन की वजह से एक पॉइंट पे ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे होना चाहिए, ऐसे जैसे ही होंगे वो रिंग जो होगी वो नॉन प्लेनर हो जाएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एन्यूलिन, आगे के एन्यूलिन्स की बात करते हैं। एन्यूलिन 10 के बाद एन्यूलिन 12, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। मतलब आप खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, खैर ये सब ऑब्जर्व चीजें हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है, ये मत सोचो कि जबरदस्ती नॉन प्लेनर बोल दे रहे, ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है, ये एक्चुअल में टब शेप का होता है, ठीक है। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से इमेजिंग होती है, इसकी इमेज भी आती है, उससे सबसे पता चलता है। चलो आगे पढ़ते हैं। एन्यूलिन 12, एन्यूलिन 12 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, एन्यूलिन 12 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अब 12 है तो वो बड़ा रिंग है, 12 है मतलब एंटी एरोमेटिक होगा, तो एंटी एरोमेटिक बड़ा रिंग रहना चाहेगा कभी, कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा, अपनी प्लेन को करेगा चेंज, अपनी प्लेन को करेगा चेंज, जाएगा आउट ऑफ प्लेन और बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। चलो अगला केस, एन्यूलिन, एन्यूलिन 14, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन्यूलिन 14 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी देखते हैं, मैं पहले इसका शेप बना देता हूँ, एन्यूलिन 14 का कुछ ऐसा शेप बन रहा है, 14 कार्बन्स मुझे लगाने हैं। ओहो ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो इसमें हम लगाते हैं, चलो डबल बॉन्ड्स यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसको छोड़ के यहाँ, यहाँ, यहाँ छोड़ के इधर, यहाँ छोड़ के इधर, इधर छोड़ के यहाँ। अब देखो क्या है, आपको लग रहा होगा कि इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी, देखो इसके पास ऑप्शन है कि आउट ऑफ प्लेन जा सकता है, लेकिन वो एरोमेटिक भी बन रहा है अगर वो सेम प्लेन में रहा तो। सर यहाँ तो आउट ऑफ प्लेन चला गया था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, देखो कि एक ही पॉइंट पे दोनों हाइड्रोजन को रखना पड़ता, आप सोचो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है यहाँ हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ है, ट्रांस जैसा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इस तरह से, और यहाँ पे भी देखो आप तो यहाँ हाइड्रोजन ऐसा, इधर ये हाइड्रोजन ऐसा, ये इधर ये हाइड्रोजन ऐसा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये हाइड्रोजन एटम्स यहाँ हैं, तो
थोड़ा बहुत रिपल्शन भी कर रहे हैं, बट वैसे एक पॉइंट पे रहने के लिए मर थोड़ी न रहे कि मेरे को इसी पॉइंट पे रहना है, एक आजू बाजू के स्पेस में है, तो ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरह से प्लेनर है, बट इतना भी आउट ऑफ प्लेन नहीं गया है कि अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दे। अभी भी वो जो पीपी ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग है वो सफिशिएंट है कि हम इसको एरोमेटिक कह सके। समझना बात को। तो देयर इज स्लाइट रिपल्शन, यहाँ पे स्लाइट रिपल्शन है, यहां स्लाइट रिपल्शन है। ये हाइड्रोजन एटम्स एग्जैक्टली प्लेनर तो नहीं बोलूंगा इसको कि एग्जैक्टली एकदम से प्लेनर स्पीशीज है, हल्का सा स्लाइटली नॉन प्लेनर है, ठीक है, स्लाइटली नॉन प्लेनर है। बट बट ये नॉन प्लेनैरिटी इतनी भी ज्यादा नहीं हो गई है कि पाई पाई ओवरलैपिंग, पीपी का पाई पाई ओवरलैपिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसलिए ये एरोमेटिक तो है। मतलब वो भी फोर्स कर रहा है ना, नहीं मुझे नहीं जाना आउट ऑफ प्लेन, नहीं जाना, हाइड्रोजन के रिपल्सन्स बोल रहे हैं आउट ऑफ प्लेन जाओ, आउट ऑफ प्लेन जाओ, लेकिन वो कह रहा है नहीं अभी मैं रह सकता हूं प्लेन में, देयर इज सम चांस, तो मैं प्लेन पे रहना चाहूंगा, मैं प्लेन पे रहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ये एरोमेटिक रहेगा। किसी किसी बुक्स में ये वीकली एरोमेटिक करके भी लिखता है इसको कि ये वीकली एरोमेटिक है, वीकली एरोमेटिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, वीकली एरोमेटिक इसी कारण से बोलते हैं इसको, लेकिन अपने लेवल पे अपन इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। हाँ, अगर इसमें अगर एक काम कर दी जाए, इसमें अगर एक काम ये कर दी जाए कि यहाँ मिथाइल लगा दिया जाए, तब डिस्ट्रॉय हो जाएगी एरोमेटिसिटी। ठीक है, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है, लो इसको भी एक केस बना के पढ़ो, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, सर दो मिथाइल लगाने से क्या होगा, अरे चारों मिथाइल लगा के देते हैं, तो फिर बीच का मामला हो जाएगा दो मिथाइल में, नॉन एरोमेटिक ही बोल, उसको भी नॉन एरोमेटिक बोल देना, दो मिथाइल भी लगा हुआ है। देखो ये अगर चार चार मिथाइल रखे तो कोई डाउट ही नहीं है मन में, अब इनमें जो रिपल्सन होगा काफी होगा। तो अब इस रिपल्सन की वजह से ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाएगा, जो कि अपनी एरोमेटिसिटी पूरी तरह से लूज कर दिया होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। मैं पूरे स्पेशल केसेस ही ले रहा हूँ, वो बच्चों वाले केसेस तो सबको आते हैं, हक्कल रूल लगाना। मैं थोड़े स्पेशल और अच्छे केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये नॉन प्लेनर हुआ, ये हमने बात की एनुलिन 14 की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनुलिन 16। लेट्स टॉक अबाउट एनुलिन 16। तो ये एनुलिन 14 में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर उस एनुलिन 14 में से दो हाइड्रोजन हम निकाल दें, दो हाइड्रोजन हम निकाल दें, तो उसका जो शेप होगा वो थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन हम अगर निकाल दें, एक सेकेंड, दो हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें तो उसका शेप जो होगा थोड़ा सा चेंज होता है, और चेंज होने से उस चेंज होने से उसको एक बेनिफिट होता है। जैसे कि चलो पहले तो एन्यूलिन बनाओ 14 वाला, दिस इज एन्यूलिन 14। अब यहाँ पे डबल डबल, इधर डबल 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 डबल, ठीक। इसमें से मान लो मैंने दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, -2 हाइड्रोजन एटम्स। मैंने दो हाइड्रोजन अगर रिमूव किए इधर से, तो ये जैसे इसको हम कह रहे हैं एन्यूलिन 14, तो इसको कहेंगे डी डाईहाइड्रो एन्यूलिन 14। डी निकाल लिया गया, दो हाइड्रोजन एन्यूलिन 14 में से, इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आने से फिर कुछ इस तरह का शेप देखो, समथिंग लाइक दिस, दिस दिस पॉट जैसा दिख रहा है, ऐसा 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 ऐसा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल,
डबल। ये क्यों किया हमने, इसके पीछे भी अच्छे से समझिए, इसके लॉजिक को समझिए। अगर हमने इधर से निकाल दिया तो अब हमारे पास, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसा नहीं है यार, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, दो दो पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो एक ही पी ऑर्बिटल प्लेन के पैरेलल होगा ना, दूसरा पी ऑर्बिटल तो दूसरे प्लेन में होगा। तो दिखने के लिए वो पाई बॉन्ड है, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट थोड़ी ना करेगा। ठीक है, इसमें से कोई एक पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको sp हाइब्रिडाइज किया इस कार्बन एटम को, तो इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया। तो ऐसे शेप हो जाने की वजह से, ऐसा शेप हो जाने की वजह से एक नीचे वाले प्लेनैरिटी, एक बेस स्ट्रेच हो गया इसका। तो इस बेस स्ट्रेच हो जाने की वजह से अब ये जो हाइड्रोजन्स है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन्स को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, थोड़ी कष्ट हो रही थी, तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो थोड़ी कम थी। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो थोड़ी कम थी, और इसको हम वीकली एरोमेटिक कह रहे थे। अगर हमने उसका डी डाई हाइड्रोएनिलीन कर दिया, तब क्या होगा कि अब ये हाइड्रोजन्स को स्पेस काफी ज्यादा मिल जाएगा, ड्यू टू दिस स्ट्रेच हो गया है बेस उसकी वजह से। एंड वी विल कॉल कि ये जो कंपाउंड है, दिस इज, यस ऑब्वियसली दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक विथ मच लार्जर रेजोनेंस एनर्जी, विथ मच लार्जर, विथ मच लार्जर resonance energy. Yes. चलो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन। अगला एग्जांपल देखो, हमने कुछ इस तरह का स्पीशीज लिया, अगर मान लो, बहुत सारे एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ पटांग केस आया भी तो इसी में से होगा। ये देखो एन्यूलिन 10 जैसा ही था ये, है ना, और उसमें हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था उसकी जगह पे ऐसा एक CH2 यूनिट लगा दिया बीच में। तो इससे क्या मिल रहा होगा, इससे क्या मिल रहा होगा, आप देखो ध्यान से कि ये जो है, फिर से आप लार्जेस्ट पेरिफेरी चूज करोगे तो यही मिल रहा है। दिस इज द लार्जेस्ट पेरिफेरी एंड इट्स कमिंग आउट टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक आ रहा है, और एरोमेटिक आने के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो CH2 है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन तो गया है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन तो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये भी एग्जैक्ट प्लेनैरिटी के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये कंपाउंड एग्जैक्ट प्लेनैरिटी इसके पास नहीं है, पूरी तरह से प्लेनर नहीं है, बट फिर भी इतना प्लेनर है कि ये भी एरोमेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। वी कैन कॉल दिस अगेन वीकली एरोमेटिक, बट हमको ये सब इतना नहीं पता होना चाहिए, इतना कोई जरूरत नहीं है इसकी। हमको एरोमेटिक है या नहीं है ये बताना है। आपको खुद फील हो जाएगा कि ये कंपाउंड ऐसे रह सकता है। देखो CH2 ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से ये एरोमेटिक होगा, बट यस दिस इज वीकली एरोमेटिक एंड वी विल कॉल इट एरोमेटिक। हम इसको एरोमेटिक ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, एन्यूलिन 10 में वहां पे एक ही पॉइंट पे दो हाइड्रोजन्स को रहना था। यहाँ ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन एक पॉइंट पे नहीं है, इस तरह से ऊपर नीचे होगा, ठीक है, मान रहे हैं ये हाइड्रोजन, लेकिन उसकी वजह से एरोमेटिसिटी पे ज्यादा फर्क पड़ेगी भी नहीं। देखो ना यार, पी ऑर्बिटल्स इधर ओवरलैप कर रहे होंगे, पी ऑर्बिटल्स इधर ओवरलैप कर रहे होंगे, इधर रेजोनेंस चल रही होगी, ऐसे आप समझो। सो दिस बिकम्स एरोमेटिक। अगला एग्जांपल लेते हैं, चलो एज्यूलीन 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे एक कैसा 7 मेंबर्ड रिंग। यस, दिस इज एज्यूलीन, ऐसा 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 ऐसा, क्या कहेंगे इसको, लार्जेस्ट पेरिफेरी देखो, दिस इज द लार्जेस्ट पेरिफेरी, 1 2 3 4 5, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। इसमें चार्ज डिस्पर्स भी होता है, आप अगर देखो इसको चला के, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, देखो
ये अगर इधर आता है ऐसा और ये इधर जाता है ऐसा, तो क्या हुआ, इसको मत लाओ इधर, देखो ऐसा करो, इसको इधर लाओ। अगर ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, इससे बेटर है कि आप इसका रेजोनेंस इस तरह से कराओगे, ये इधर ही लाओ और इसको इधर लाओ, तो क्या बन रहा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से बनेगा ना। ये 5 मेंबर का रिंग और ये अपना एक ऐसा 7 मेंबर का रिंग। ये इधर आया तो यहाँ पे आ गया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा, और कहीं कोई पाई नहीं, ये एक इधर ऐसा और यहाँ पे ये माइनस और ये पाई ऐसा। अगर हमने इसको ऐसा बनाया तो ये वाला रिंग क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा, ये वाला रिंग हो रहा है एरोमेटिक, और ये वाली रिंग क्या हो रही है, ये हो रही है, ये वाली रिंग एक एंटी एरोमेटिक जैसी रिंग हो जा रही है। तो एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं, दूसरा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, एक सेकंड। हाँ देखो, इसको इसी स्ट्रक्चर से समझो ना, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इधर बनाओ ऐसे, ये इधर आएगा मान लो बॉन्ड ऐसे, और फिर इसकी एरोमेटिसिटी देखिए। अब इसका रेजोनेंस कराता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ उससे। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इस स्ट्रक्चर से बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, जिससे आपको चीजें प्रॉपरली समझ में आए। ऐसा कुछ मैंने किया तो ये इधर आया डबल, इधर आया माइनस और इधर आया ऐसा, और यहाँ पे है ऐसा, इधर ऐसा, ये प्लस। अब इससे आपको बेटर समझ में आएगा। इससे आप देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से रेजोनेंस करे, इस स्ट्रक्चर से नहीं समझ आ रहा है, इससे आप अगर बना के देखोगे ऐसा, तो आपको ये लगेगा कि ये एंटी एरोमेटिक जैसा आपको दिख रहा है। बट एक्चुअल में आप कोई भी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज करो जिससे दोनों चीजें एरोमेटिक बन रही हो किसी भी तरह से, तो आप ये देखो कि यहाँ पे प्लस आने की वजह से ये एरोमेटिक हो रही है, और अगर आप इसको भी देखो तो ये भी सेपरेटली एरोमेटिक हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस रिंग पे रहना पसंद करेगा, और ये नेगेटिव जो चार्ज है वो इस रिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहना पसंद करेगा। इस वजह से ये जो एज्यूलीन होता है, ये जो एज्यूलीन होता है, ये एक तरह का पोलर स्पीशीज होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस रिंग में है, ये राइट वाली रिंग में, नेगेटिव चार्ज कौन सी रिंग में, लेफ्ट वाली रिंग में। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ कौन सी चार्ज माइनस और यहाँ पे कौन सी चार्ज प्लस, इस तरह से। दिस इज अ काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। इसका डाइपोल मोमेंट एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। और आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, इसको हीट करते हैं ना, जब थोड़ा हीट करते हैं नैफ्थलीन में कन्वर्ट होता है, नैफ्थलीन में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग, इट कन्वर्ट्स टू नैफ्थलीन, नैफ्थलीन में कन्वर्ट होता है हीट करने पे। क्या कारण हो सकता है, आप ऐसे समझ लो चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, दिस कुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। चार्ज डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, म्यू जो है वो जीरो हो जा रहा है, फैक्ट है, ठीक है। एजुलिन को हीट करने पे इसमें कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, इसी के अंदर आती होगी। तो उम्मीद है आपको चीजें पसंद आई होंगी। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।